हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ स्वाशा द रेबल। आज हम डाइटलो पास इंसिडेंट यानी डाइटलो एक ग्रुप का नाम था जो कि कोहपेमाओं का ग्रुप था और वो रशिया में कुछ पहाड़ियाँ सर करने की गरज से अपना उन्होंने सफ़र शुरू किया था। लेकिन उनके साथ कुछ गैर यकीनी सूरत हाल पेश आई और उनके वाक़यात जो कि इंतहाई गैर यकीनी थे, उनकी अमवात कैसे हुई और किस तरह के हालात और बाद में कई तरह की पेशगोइयाँ की गई। लेकिन आज तक ये वाक़या पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मामला है। इसमें बहुत सारी तहकीकात भी की गई, बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी पेश किए गए, लेकिन कोई भी थ्योरी या कोई भी तहकीकात पूरी तरह से इन 9 कोहपेमाओं की अमवात को तफसील से बयान करने से नाकाफ़ी है। इस वाक़े की इब्तिदा 1959 में सोवियत यूनियन में हुई। सोवियत यूनियन के शुमाल में एक यूराल का पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले की स्काई मुहिम यानी मुहिम जोई के लिए एक ग्रुप तश्कील दिया गया। बाद में इसी ग्रुप के ख़ैमे से मिलने वाली दस्तावेज़ात से हमें ये पता चला कि ये मुहिम जोई असल में उसी साल जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की, उसकी 21वां सालाना इजलास होना था। ये तमाम ग्रुप के मेंबर्स उस 21वें कांग्रेस के सालाना इजलास में इस मुहिम जोई को पेश करना चाहते थे और मुमकिन तौर पर इस ग्रुप को वहीं की एक मकामी तंजीम थी कॉमसोमोल, उसने रवाना किया था। इसी तरह इसी यूराल में एक पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट था जो कि अब यूराल फेडरल यूनिवर्सिटी के नाम से कायम है। वहाँ पर रेडियो इंजीनियरिंग में एक तालिब इल्म थे 23 साल एगोर डेटलॉफ, जो कि इस तंजीम यानी इस ग्रुप के सरबराह भी थे। एगोर डेटलॉफ ने 9 अफराद का एक ग्रुप जमा किया, जिनमें से ज़्यादातर उसकी उसी यूनिवर्सिटी के साथ ही तालिब इल्म और हम उम्र थे। इब्तदाई तौर पर इस ग्रुप में 8 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल थी, लेकिन बाद में एक रुकन की सेहत की मिसाल की वजह से उसे वापस कर दिया गया और यूँ ये ग्रुप 9 मेंबरान पर मुश्तमिल हुआ। इस ग्रुप में मौजूद हर रुकन जो है वो स्काइंग यानी मुहिम जोई का तजर्बा रखता था और इस तरह से वो एक ग्रेड 2 का हाइकर था और ये मुहिम कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद इन तमाम ग्रुप मेंबरान्स को ग्रेड 3 का सर्टिफिकेशन मिलना था। उस वक्त सोवियत यूनियन में ग्रेड 3 का सर्टिफिकेशन सबसे बड़ा सर्टिफिकेट था जो कि हाइकर्स यानी मुहिम जोई और कोहपेमाओं को दिया जाता था। इस तमाम ग्रुप ने तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला तय करना था और इसके लिए इस ग्रुप, जिसको अब हम डाइटलो ग्रुप के नाम से जानते थे, उन्होंने अपने लिए एक रास्ता भी डिज़ाइन कर लिया था। इस डाइटलो ग्रुप ने उस टाइम की सोवियत यूनियन का एक इलाका था स्वर्डलॉस्क ओब्लास्ट। ओब्लास्ट जो कि रशियन में इसका मतलब होता है एक इलाका या ज़िला। ये स्वर्डलॉस्क का जो इलाका था ये साइबेरियन रीजन में उसी शुमाली इलाके की यूरल की पहाड़ियों में मौजूद। तो इस डाइटलो ग्रुप ने वहाँ पर एक बहने वाले दरिया लोजबा की नदियों तक पहुँचने के लिए एक रास्ता डिज़ाइन किया था। उनका ये रास्ता बाद में स्वर्डलॉस्क की कमीशन ने मंजूर भी कर लिया था और इस तरह से ये जो 8 जनवरी 1959 को इन 10 ग्रुप लोगों की तस्दीक कर दी गई थी कि ये लोग इस मुहिम पर जाएंगे और उनके उस रास्ते की भी मंजूरी दे दी गई थी। इस डाइटलो ग्रुप ने अपना हदफ और टोटल एक एरिया था वहाँ तक पहुँचना था और इस तरह से उनकी ये मुहिम जोई कामयाब हो जाती। लेकिन अपने इस हदफ के मकाम से पहुँचने से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे शुमाल में ही उनके साथ ये बहुत ही पुरस्कार वाक़या पेश आ गया। उस टाइम ये रास्ता जो उन्होंने चुना था अपने इस हदफ तक पहुंचने के लिए, उसे तकरीबन ख़तरनाक कैटेगरीज में ग्रेड 3 यानी वो इस कदर ख़तरनाक रास्ता था, उसे ग्रेड 3 का ख़तरनाक रास्ता करार दिया गया था। इसके अलावा अपनी इस मुहिम जोई को सरंजाम देने के लिए उन्होंने फरवरी का महीना चुना था, जो कि उस टाइम के मुताबिक फरवरी जो महीना था वो बहुत ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि उस टाइम उस मकाम पर सबसे ज़्यादा सर्दी और बर्फ़बारी होती थी। इसलिए उनकी मुहिम जोई को शुरू से ही काफ़ी बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना था। इस तरह से इस डाइटलो ग्रुप ने 23 जनवरी 1959 को उस टाइम अपनी मुहिम जोई का आगाज़ कर दिया जब उनकी मंजूर शुदा रास्ते की किताबें उन्हें पकड़ा दी गई थी और इस तरह से मुहिम जोई करने वाले ये तमाम 10 अफराद के पास उनकी किताबें मौजूद थी। उन्होंने उसी दिन 23 जनवरी 1959 को सर्वास्की जो शहर था जहाँ इसकी कमेटी ने उनके रास्ता वगैरह और सारी चीज़ों की मंजूरी दी थी, उन्होंने वो शहर छोड़ा और अपनी मुहिम जोई के लिए आगे की तरफ रवाना हो गए। इस तरह 26 और 27 जनवरी को वो अपने मुकर्रर करदा रास्ते पर मुहिम जोई करते हुए जा रहे थे, लेकिन 28 जनवरी को इन 10 मेंबरान में से एक मेंबर जिसका नाम यूरी यदीन था, उसे काफ़ी सारे सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा। वो ऑलरेडी कुछ दिल के मसाइल का शिकार था, लेकिन एक जगह पर पहुंचकर उसके जोड़ों में काफ़ी शदीद दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसने ग्रुप के तमाम मेंबरान से माजरत कर ली क्योंकि वो अब आगे मुहिम जोई में उनका साथ नहीं दे सकेगा। और इस तरह से 28 जनवरी को यूरी युदीन को उस मुहिम जोई के ग्रुप से वापस नीचे उसके घर की तरफ रवाना कर दिया गया था।
आइगोर डाइटलो, जो कि इस ग्रुप के सरबराह थे और सबसे ज़्यादा तजर्बाकार मुहिम जो थे, उन्होंने वहाँ के स्पोर्ट्स क्लब को ये बताया था कि वहाँ के एक शहर विजहाई पहुँचकर वो उन्हें टेलीग्राम भेजेंगे और उस शहर विजहाई में उनकी जो आमद थी वो 12 फरवरी तक मुतवक्का थी। लेकिन उन्हीं का एक साथी मुहिम जो यूरी यूडीन जब 28 जनवरी को वापस आ रहा था, तो डाइटलो ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि वो 12 फरवरी तक उस शहर तक ना पहुँच पाएँ और उन्हें कुछ ज़्यादा दिन लग जाए। इसीलिए जब 12 फरवरी का दिन गुजर गया और उनकी तरफ से कोई भी पैगाम मौसूल नहीं हुआ तो कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस तरह से दिन गुजरते गए और 30 फरवरी का दिन आ पहुँचा और उस ग्रुप की तरफ से कोई खैर खबर या कोई भी टेलीग्राम मौसूल नहीं हुआ था। ये सब कुछ देखकर उनके रिश्तेदार और उनके घर वालों में काफ़ी परेशानी फैल गई। उनके घर वालों ने और उनके रिश्तेदारों ने वहाँ के लोगों से और पुलिस से रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालबा किया और इस तरह से तकरीबन उन्हीं तारीखों के इर्द गिर्द 20 से 25 के दरमियान एक रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि उस वक्त के कुछ जो तालिब इल्म थे जो कि मुहिम जोई कर रहे थे, वो और उनके कुछ साथी असातिज़ा, उन सब ने मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और इसके बाद उन्हें उनकी आर्मी और पुलिस ने भी ज्वाइन कर लिया और इस तरह से उनके साथ कुछ प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ने भी ये ऑपरेशन ज्वाइन कर लिया था। 26 फरवरी 1959 को सर्चर्स की टीम एक जगह कोहलाइट साइकी, जो कि उसी शुमाली पहाड़ियों पर एक जगह थी, वहाँ पहुँचे और उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्हें बहुत ही बुरी तरह से तबाहशुदा और लावारिस उस ग्रुप का कैंप मिला। वो इंतहाई हैरानी में उस कैंप के इर्द गिर्द उस ग्रुप को तलाश करते रहे, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ भी मौजूद नहीं था। उस कैंप को अंदर की तरफ से बहुत ही बुरी तरह से काट के फाड़ा जा चुका था। ये महसूस हो रहा था कि इस कैंप को अंदर से काट कर इसमें से किसी ने बहुत बुरी तरह से भागने की कोशिश की है और इस तरह से ये रेस्क्यू ग्रुप काफ़ी परेशान हो चुका था। मिखाइल शरवान एक तालिब इल्म जिसने सबसे पहले इस टेंट को दरियाफ्त किया, उसका कहना था कि ये टेंट आधी तरह से कटा हुआ था और बाकी सारा बर्फ़ में ढका हुआ था। वो बिल्कुल खाली था वो टेंट, लेकिन उस ग्रुप की काफ़ी सारी चीज़ें उस टेंट के अंदर मौजूद थीं, जैसे कि उनकी किताबें, उनकी कैमरे और उनके शूज़ वगैरह। बाद में जब इन्वेस्टिगेटर्स और टेंट के आगे इर्द गिर्द में उन्होंने तहकीकात शुरू की तो उन्हें पता चला कि 9 लोगों के जो पाँव के निशान हैं, कदमों के निशान हैं, वो उस कैंप से आगे की तरफ गए हैं और ये लोग ज़्यादातर या तो नंगे पाँव थे या इन्होंने सिर्फ जुराबें यानी सॉक्स पहनी हुई थी, जो कि दोबारा बहुत ही हैरत की बात थी। ये सारे लोग एक लाइन में आगे नीचे एक पहाड़ी इलाका था, एक जहाँ पर बहुत सारे दरख्त थे, उसकी तरफ ये लोग लाइन में उस तरफ गए थे। इनके कदमों के निशानात चेक करते करते ये रेस्क्यू टीम उन कदमों के पीछे नीचे का इलाका, जो कि तकरीबन 500 मीटर नीचे था, उसकी तरफ चले गए। जब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कोने पे एक जगह उन्हें लगा कि किसी ने छोटी सी आग भी जलाई थी और उस आग के इर्द गिर्द हैरत अंगेज तौर पर 2 मुहिम जो की बॉडीज़ भी मौजूद थी। इन 2 मुहिम जो को क्रीनोबोशिंको और डोरोशिंको के नामों से पहचान दिया गया था। ये बगैर जूतों के मौजूद थे और इन्होंने अपने कपड़ों में सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था। इन्हीं के साथ कुछ सनोबर के दरख्त यानी पाइन ट्रीज भी मौजूद थी और उस दरख्त में 5 मीटर तक कुछ शाखें बहुत बुरी तरह से टूट के नीचे गिरी हुई थी, जो कि ये कयास लगाया गया कि शायद इनमें से किसी एक मुहिम जो ने इस दरख्त पर चढ़कर अपने टेंट को दरियाफ्त करने की कोशिश की, क्योंकि शायद मौसम इस कदर सख्त था कि वो अपने कैंप का रास्ता भूल चुके थे। और इस तरह इस सनोबर के दरख्त और कैंप के बीच में रेस्क्यू टीम को 3 और मुहिमजों की लाशें मिली थी। जिन्हें डाइटलो, कलमोग्रोवा और सोबोदीन के नामों से शनाख्त कर लिया गया था। इन तीनों की लाशें ऐसे मौजूद थीं जो कि ये पता दे रही थी कि शायद ये अपने टेंट की तरफ वापस जाना चाह रहे थे। इस तरह से 5 मुहिमजों की लाशें मिल चुकी थी, लेकिन बाकी 4 के लिए अभी भी तलाशी जारी थी। उन बाकी 4 मुहिमजों की लाशें रेस्क्यू टीम को तकरीबन 2 महीने बाद मिली। 4 मई को 13 फुट बर्फ़ के नीचे उन चारों की लाशें मौजूद थीं और वो उस सनोबर के दरख्त से आगे तकरीबन 100 मीटर आगे उनकी लाशें मौजूद थीं। ये आखिरी 4 मुहिमजों जिनकी लाशें मिली थीं, ये उन बाकी 5 मुहिमजों से काफ़ी अच्छे लिबास में थे, यानी उन्होंने खुद को सर्दी से बचाने के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। इस तरह से शुरू में वो मुहिमजों जिनकी लाशें सिर्फ अंडरवेयर में मिली थी, उनके बाकी कपड़े काट के इन आखिरी 4 मुहिमजों ने अपने इर्द गिर्द बांधे थे और ख़ुद को उन्होंने सर्दी से बचाने की कोशिश की थी। और इस तरह से आखिरकार इनकी लाशें बहते हुए नदी के पानी में इन चारों की एक दूसरे से फासले पर मिल चुकी थी। 26 फरवरी को 5 मुहिमजों की लाशें मिलने के बाद ही एक कानूनी तफ्तीश इस वाक़े की शुरू हो चुकी थी।
شروع میں ملنے والی 5 مہمجوں کی لاشوں کو اٹاپسی کے لیے لیب بھیجا گیا اور ان کی موت کی وجہ جاننے کی کوشش کی گئی، جس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارے مہمجو ہائپوتھرمیا یعنی شدید سردی کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک مہمجو سلوپی 3 تھا، جس کی کھوپڑی یعنی اس کے سر میں ایک چھوٹا سا کریک یعنی ایک چھوٹی سی دراڑ موجود تھی، لیکن وہ اس قدر شدید نہیں تھی کہ جس سے اس کی موت ہو سکتی، اور یوں شروع میں ملنے والی 5 لاشیں وہ شدید سردی کی وجہ سے فوت ہو چکے تھے۔ اس واقعے کی تفتیش کا رخ اس ٹائم تبدیل ہوا جب باقی 4 مہمجوں کی لاشیں ملیں۔ ان 4 مہمجوں میں سے وہ جو 3 مہمجو تھے ان کو بہت ہی شدید ان کے سر میں چوٹیں آئی تھیں، اور اس طرح سے جو 2 مہمجو تھے ان کی سر میں چوٹوں کے ساتھ ساتھ انہیں آگے چھاتی یعنی ان کی چھاتی کی ہڈیاں بھی بہت بری طرح سے ٹوٹ چکی تھیں، فریکچر ہو چکی تھیں، اور پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے مطابق ان کی چھاتی اور سر میں جو چوٹیں آئی ہیں یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی چوٹیں عموماً لوگوں کو کبھی گاڑی کے ایکسیڈنٹ یعنی کار کریش کے دوران آتی ہیں۔ اسی طرح ان کی جو ہڈیاں ٹوٹی تھیں اس میں ان کے جسم پہ باہر کسی بھی قسم کی چوٹ کا نشان نہیں تھا، یعنی ان کو یہ چوٹیں کسی ہائی لیول کی یعنی کسی بہت ہی زبردست قسم کا کوئی جھٹکا یا کوئی پریشر لگا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ چوٹیں آئی تھیں۔ یہ باقی 4 مہمجو جن کی لاشیں اس بہتے ہوئے ندی کے پانی میں موجود تھیں ان میں سے کافی کی ان کے سر اور چہرے کے کافی سارا گوشت جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ انہی میں سے ایک مہمجو دوبینا تھی جن کی آنکھیں بھی موجود نہیں تھیں اور ان کے منہ میں زبان بھی نہیں تھی۔ اسی طرح ان کے ہونٹوں کا کچھ حصہ اور ان کے چہرے کا کچھ حصہ بھی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح جو ایک اور مہم جو تھا زوٹراویو اس کی بھی آنکھیں موجود نہیں تھیں، اور ایک اور مہم جو کولیواٹو اس کی اوپر کی آئی بروز یعنی اس کی جو آنکھوں کے اوپر آئی بروز تھیں وہ موجود نہیں تھی۔ اس طرح پوسٹ مارٹم کرنے والے ایکسپرٹ کا یہ خیال تھا کہ ان کے چہرے اور ان کے باقی جسم سے جو گوشت موجود نہیں ہے وہ شاید اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ بہتے پانی میں میت کے جسم موجود تھے، اور اس بہتے پانی کی وجہ سے ان کے باقی جسم سے وہ گوشت چلا گیا ہے۔ ان مہم جو کہ اس طرح کی پراسرار اموات نے عام لوگوں میں بہت ہی خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اس ٹائم کی تحقیقات اور شواہد جو اکٹھے کی گئی اس میں ایسی کوئی بھی وجہ سامنے نہیں آ سکی کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ مہم جو اس پوری طرح سے اپنے کیمپ سے نکلے اور اتنی شدید سردی میں ان کی موت ہو چکی تھی۔ بعد میں کافی لوگوں نے کافی قیاس آرائیاں کی، جن میں سے یہ بھی قیاس کیا گیا کہ ان پہاڑیوں پر رہنے والے کچھ لوگ تھے جنہیں اس ٹائم مانسی کہا جاتا تھا، جو کہ اپنے ریوڑ وغیرہ اس علاقے میں لے کر آتے تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ان مہم جو کے اس ٹینٹ پر حملہ کر دیا ہو اور یہ لوگ وہاں سے یہ مہم جو اپنی جان بچا کر بھاگے ہوں، کیونکہ ان میں سے جو کچھ کی اموات تھیں ان کی ہڈیاں اور ان کے سر کی کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ شاید ان پہ کسی حملہ کر کے انہیں مارا گیا ہے۔ لیکن بعد میں اس علاقے میں رہنے والے کئی مانسی لوگوں سے جب تحقیقات اور شواہد اکٹھے کیے گئے تو اس طرح کا کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آ سکا کہ شاید انہوں نے اس ٹینٹ یعنی ان مہم جو پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو تمام مہم جو کی لاشیں ملی تھیں ان لاشوں میں سے کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا تھا کہ انہوں نے شاید خود کو بچانے کی یا خود کو جان چھڑانے کی کوئی کوشش کی ہو۔ اسی لیے جو مانسی لوگ جن کے لیے قیاس کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے شاید ان کے کیمپ پہ حملہ کر دیا تھا، اس قیاس کو بالکل ہی رد کر دیا گیا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور اہم شواہد جو کہ ان تمام مہم جو کی لاشوں کے گرد موجود تھا وہ یہ تھا کہ ان تمام کے کپڑوں اور اس علاقے جہاں سے ان کی لاشیں ملی تھیں وہاں پہ ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس موجود تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بچہ یوری کوشنیو جو کہ اس ٹائم 12 سال کا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے مطابق جب ان لوگوں کے جنازے اٹینڈ کیے تھے تو ان تمام مہم جو کی لاشیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی جلد جو ہے وہ کسی چیز سے جل چکی ہے۔ ایک اور گروپ جو کہ مہم جو کا تھا جو کہ اسی وقت ایک اور 7 والی پہاڑیوں پر مہم جوئی کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ اس رات جس رات یہ عموماً یہ واقعہ شاید پیش آیا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ بہت ہی عجیب و غریب نارنجی رنگ کے کچھ گولے آسمان کی طرف سے انہیں شمالی پہاڑیوں کے ارد گرد آ رہے جا رہے تھے، اور یہی گولے اسی کے ارد گرد ایک اور پہاڑی سلسلے پر بھی دیکھے جا سکتے تھے جو کہ تقریباً فروری سے لے کر مارچ 1959 تک کافی لوگوں نے دیکھے، اور بعد میں 1959 کے بعد کافی لوگ سامنے آئے اور انہوں نے اپنی اس آبزرویشن کو بتایا کہ انہیں بھی اس طرح کے نارنجی رنگ کے گولے آسمان کی طرف نظر آ رہے تھے۔ اس کیس کی پراسرار نوعیت کی وجہ سے اس پر بہت ساری ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، لیکن یہ معمہ آج بھی ناقابل حل ہے۔ بہت ساری تھیوریز جو کہ آگے دی گئی ہیں ان تھیوریز میں سے کچھ نہ کچھ ایسا بیان ضرور ہے جو کہ نامکمل ہے۔ اس طرح سے ان تمام مہمجوں کی موت آج بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے، اور ان کی موت پر
جو بہت ساری تھیوریز دی گئی ہیں ان کی بہت ساری تفصیلات کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہم سے جڑے رہیے اور انتظار کیجیے۔